हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइमिंग डायग्राम के बारे में। टाइमिंग डायग्राम को समझने से पहले क्लॉक फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लॉक सिग्नल्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप अपना स्टेट कब चेंज करता है? जब उसको क्लॉक सिग्नल मिलता है और उस वो क्लॉक सिग्नल या तो पॉजिटिव गोइंग एज होगा या नेगेटिव गोइंग एज होगा। उस टाइम पे ही फ्लिप फ्लॉप अपना स्टेट चेंज करता है। ठीक है। फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से हम रजिस्टर्स बना सकते हैं, काउंटर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर 8085 में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है। तो उनको काम करने के लिए क्लॉक सिग्नल मैंडेटरी है। ठीक, उनको क्लॉक सिग्नल जब मिलेगा तभी वो अपना स्टेट चेंज कर पाएंगे, तभी वो फंक्शन कर पाएंगे। अब माइक्रो प्रोसेसर को हम क्लॉक सिग्नल कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? पिन X1 और X2 से। X1 और X2 से हम उसको क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ये जो क्लॉक सिग्नल होता है इसका फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ के रेंज में होता है। ठीक है। तो अगर हम 1 मेगाहर्ट्ज़ भी फ्रीक्वेंसी मानते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर 1 मेगाहर्ट्ज़ भी लेते हैं, 1 मेगाहर्ट्ज़ मतलब 10 पावर 6 हर्ट्ज़। तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड T इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/10 पावर 6 इक्वल टू 10 पावर -6 इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड का टाइम पीरियड हो गया। ठीक है। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये जो T1 T2 T3, ये T1, ये हो गया ऑलमोस्ट 1 माइक्रो सेकेंड अगर हम 1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी कंसिडर करते हैं। और इसी कारण से 1 माइक्रो सेकेंड का ये जो टाइम ले रहा है, मतलब कुछ माइक्रो सेकेंड्स में माइक्रो प्रोसेसर अपना कोई भी ऑपरेशन करता है, तो इसी की वजह से इसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को कुछ समय लगेगा। ठीक, वो टाइम हमारे लिए बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। माइक्रो सेकेंड्स का फ़र्क हम लोग कैच नहीं कर सकते, हम उसको नहीं पकड़ सकते। बट माइक्रो प्रोसेसर को फिर भी कोई भी ऑपरेशन करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए कुछ समय लगेगा। ठीक है। तो ये समय, ये जो टाइम है, ये कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर जो टाइम लेता है, उस टाइम में कौन कौन सी घटना घटती है, सीक्वेंस में पहले क्या होता है फिर क्या होता है, वो सभी, उन सभी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उन सभी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है टाइमिंग डायग्राम। ठीक, टाइमिंग डायग्राम इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑपरेशन और इंस्ट्रक्शन। कोई भी इंस्ट्रक्शन है, वो कुछ भी ऑपरेशन कर रहा है या माइक्रो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने में, एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगाता है, और उस टाइम में हर एक साइकिल में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन कौन सी घटना घटती है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या है? टाइमिंग डायग्राम है। ओके। अब एवरी इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट यूनिक इंस्ट्रक्शन साइकिल। हर इंस्ट्रक्शन का अपना एक यूनिक इंस्ट्रक्शन साइकिल होगा। ठीक है। उसको, उस इंस्ट्रक्शन को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करने में जितना वक्त लग रहा है, जितना टी स्टेट लग रहा है, टी स्टेट मतलब क्लॉक साइकिल का एक साइकिल, क्लॉक फ्रीक्वेंसी का एक साइकिल। ठीक है। एक साइकिल मतलब एक टी स्टेट। तो उसको जितना भी टी स्टेट लग रहा है वो पूरा हो गया इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब ये जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आईसी मीन्स इंस्ट्रक्शन साइकिल, फिर उसके अलग अलग पार्ट हैं M1 M2 M3 M4 M5। ये क्या है? मशीन साइकिल है। तो अलग अलग मशीन साइकिल होते हैं, ग्रुप ऑफ मशीन साइकिल से एक पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल बनता है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम एक मशीन साइकिल होगा ही, और मैक्सिमम 5 मशीन साइकिल तक हो सकते हैं 8085 में। इंस्ट्रक्शन साइकिल इज़ अ ग्रुप ऑफ मशीन साइकिल। मशीन साइकिल इज़ अ ग्रुप ऑफ टी स्टेट।
ठीक है। टी रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड ऑफ इनकमिंग स्क्वायर वेव। ठीक है, तो मशीन साइकिल क्या होगा, ग्रुप ऑफ टी स्टेट। टी स्टेट मैंने आपको बताया कि एक साइकिल मतलब एक टी स्टेट। तो इस तरह से कोई भी एक मशीन साइकिल में मिनिमम 3 टी स्टेट होंगे और मैक्सिमम 6 टी स्टेट तक हो सकते हैं। ठीक है, तो टी स्टेट मिला के एक मशीन साइकिल होगा, मशीन साइकिल मिला के एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होगा। तो ये सब क्या है आगे देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मशीन साइकिल, कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसका मशीन साइकिल हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन कौन सा मशीन साइकिल है। तो सबसे पहले है ऑपकोड ऑफ इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट 4 टी स्टेट। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसका ऑपकोड होगा एक मशीन साइकिल। ठीक, ऑपकोड के लिए एक मशीन साइकिल होगा, उस मशीन साइकिल में 4 टी स्टेट होंगे। ठीक है, मोस्टली 4 टी स्टेट होंगे। इन सम इंस्ट्रक्शन ऑपकोड कंसिस्ट 6 टी स्टेट। तो ये अपवाद है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है RSTN, ये रिटर्न नहीं है, ये अलग इंस्ट्रक्शन है, इसको बाद में देखेंगे। RST, INX, DCX, पुश और कॉल, इनके ऑपकोड में 6 टी स्टेट होते हैं, बाकी इंस्ट्रक्शंस के ऑपकोड में 4 टी स्टेट होते हैं। तो याद रखना आसान है, कुछ ही इंस्ट्रक्शन है जिनमें 6 टी स्टेट होते हैं, बाकी सभी में 4 टी स्टेट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इफ ऑपरेंड कंसिस्ट डेटा 8-bit डेटा, इट रिक्वायर्स 1 मशीन साइकिल एंड 3 टी स्टेट। तो ऑपकोड के लिए तो एक मशीन साइकिल होगा ही, उसके अलावा अगर कोई इंस्ट्रक्शन में 8-bit का डेटा है, इंस्ट्रक्शन में अगर डेटा है, ठीक, किसी रजिस्टर में नहीं है, उस इंस्ट्रक्शन में ही हमने 8-bit का डेटा दिया है इमीडिएट, तो उसके लिए एक और मशीन साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी और उस मशीन साइकिल में 3 टी स्टेट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल MVI A,15H। ठीक है, तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन का जो ऑपकोड होगा, ऑपकोड के लिए 4 टी स्टेट लगेंगे, प्लस ये जो डेटा है, ये जो 15H है, ठीक है, इस 15H के लिए एडिशनल 3 टी स्टेट होंगे। ठीक, तो टोटल MVI A,15H के लिए 7 टी स्टेट होंगे, टोटल 7 टी स्टेट होंगे। पहला मशीन साइकिल ऑपकोड का, दूसरा मशीन साइकिल जिसमें 3 टी स्टेट हैं, ये 8-bit डेटा का। तो ऑपरेंड मतलब क्या है, जिसमें ऑपरेशन होना है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया MVI A, डेटा, तो यहाँ पर ये डेटा है ऑपरेंड, ये एक्यूमुलेटर है ऑपरेंड। ठीक, ये ऑपरेंड कहलाते हैं। तो ऑपरेंड में यदि 8-bit डेटा आ रहा है, ऑपरेंड में यदि 8-bit डेटा आ रहा है, तो उसके लिए 3 टी स्टेट और 1 मशीन साइकिल। थर्ड पॉइंट, इफ़ ऑपरेंड कंसिस्ट एड्रेस या फिर 16-bit डेटा, देन इट रिक्वायर्स 2 मशीन साइकिल एंड 6 टी स्टेट। ठीक है, 2 मशीन साइकिल लगेंगे इसमें। अब यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं LXI H,2000। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने टी स्टेट होंगे, LXI H,2000 का ऑपकोड होगा, उसका 4 टी स्टेट, प्लस ये जो 16-bit डेटा है, ये 2 बाइट से मिलके बना है, एक लोअर बाइट है और एक हायर बाइट है। ठीक है, तो ये 8-bit डेटा है, इसके लिए 3 टी स्टेट, ये 8-bit डेटा है, इसके लिए 3 टी स्टेट। ठीक, टोटल इसके लिए ये जो 2000 है, ये जो 16-bit एड्रेस है, इसके लिए टोटल कितने लगेंगे, 6 टी स्टेट या 2 मशीन साइकिल। तो टोटल यहाँ पर टी स्टेट कितने हो गए, 4 + 3 + 3, 10 टी स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर मेमोरी रीड ऑपरेशन, 4th पॉइंट, फॉर मेमोरी रीड ऑपरेशन 1 मशीन साइकिल एंड 3 टी स्टेट।
और इसी तरह से फिफ्थ, फॉर मेमोरी राइट ऑपरेशन 1 मशीन साइकिल एंड 3 टी स्टेट। तो मेमोरी रीड जहाँ पे होगा वहाँ पर एक मशीन साइकिल एक्स्ट्रा लगेगा सिर्फ रीड ऑपरेशन के लिए, और मेमोरी राइट जहाँ पर होगा वहाँ पर राइट ऑपरेशन के लिए फिर एक मशीन साइकिल होगा, और उस मशीन साइकिल में 3 टी स्टेट होंगे। तो एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? LDA एड्रेस, LDA 2000, ठीक। टोटल टी स्टेट इसमें कितने होंगे? LDA 2000 के लिए, इसके ऑपकोड के लिए 4 टी स्टेट, 00 के लिए 3 टी स्टेट, 20 के लिए 3 टी स्टेट, इतने में ये हो गया। लेकिन यहाँ पर LXI और LDA इन दोनों में अंतर क्या है कि LXI में मेमोरी रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर जो रजिस्टर पेयर है उसमें जो इमीडिएट डेटा जो इंस्ट्रक्शन में ही अवेलेबल है, ठीक है, जो ऑपरेंड में ही दिया हुआ है वो लोड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2000 एड्रेस से 2000 मेमोरी लोकेशन से डेटा एक्यूमुलेटर में जा रहा है, मतलब एक मेमोरी रीड भी हो रहा है, ठीक है। तो उस मेमोरी रीड के लिए फिर से और 3 टी स्टेट लगेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 13, ठीक, 13 टी स्टेट। इसी तरह से STA में क्या होता है? राइट होता है, तो वहाँ पर भी 13 टी स्टेट, ऑपकोड प्लस 6 टी स्टेट 16 बिट एड्रेस का, और एक मेमोरी राइट के लिए मशीन साइकिल, मतलब 3 टी स्टेट मेमोरी राइट के लिए। तो टोटल 13 टी स्टेट वहाँ पर हो गए। तो पॉइंट नंबर 2 से लेकर 5 तक में जो भी आ रहा है उसमें एक मशीन साइकिल में 3 टी स्टेट ही हैं। जो पॉइंट नंबर 1 है ऑपकोड है, ऑपकोड में ही 4 टी स्टेट हो सकते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन के लिए 6 टी स्टेट होंगे। तो ये भी नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़िए। वीडियो पॉज करके नोट करते जाना है जब भी मैं नोट करने के लिए बोलूँ। ओके, अब देखते हैं जब हम टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर कौन कौन से पिन्स, कौन कौन से सिग्नल्स का यूज़ होगा, किसको हम दर्शाएंगे टाइमिंग डायग्राम में। तो पहले है A8 to A15। A8 to A15 आपको पता होगा, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में टोटल 16 एड्रेस लाइंस होते हैं, ठीक, जिसमें से A8 to A15 इसको बोला जाता है हायर ऑर्डर एड्रेस, और A0 to A7 इसको कहा जाता है लोअर ऑर्डर एड्रेस, ठीक है। A8 to A15 ये हो गया हायर ऑर्डर एड्रेस। इसी तरह से A0 to A7, A0 to A7 अब A0 to A7 अलग से पिंस नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो डेटा पिंस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं, ठीक। मतलब AD0 to AD7 होगा, AD0 to AD7 में ही A0 to A7 और D0 to D7 ये दोनों होते हैं, मल्टीप्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो AD0 to AD7 ये माइक्रो प्रोसेसर में ये 8 पिन है, ठीक। यहाँ से एड्रेस और डेटा को अलग करने के लिए क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के बाहर एक एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाते हैं, एक एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं। ये कौन सा सर्किट होता है? डीमल्टीप्लेक्सर, डीमक्स, ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर है। यहाँ से हम डीमल्टीप्लेक्स करते हैं जो AD0 to AD7 है, AD0 to AD7 है जो मल्टीप्लेक्स्ड है, ठीक है, इसको हम डीमल्टीप्लेक्स करेंगे। और एक तरफ आ गया A0 to A7, तो वहीं दूसरी तरफ हो गया D0 to D7, मतलब डाटा और एड्रेस, लोअर ऑर्डर एड्रेस, इन दोनों को डीमल्टीप्लेक्स करेंगे, अलग अलग करेंगे। इनको अलग करने के लिए एक स्पेशल पिन है, एक स्पेशल सिग्नल है माइक्रो प्रोसेसर के पास, कौन सा? ALE, एड्रेस लैच इनेबल। ये कनेक्ट होगा डीमल्टीप्लेक्सर के चिप इनेबल से, ठीक। तो
जब भी ए एल ई इक्वल टू 1 होगा, जब भी ए एल ई 1 होगा, ए एल ई हाई होगा, तो उस टाइम पर ए डी नॉट से ए डी सेवन में जो भी बिट्स आ रहे हैं, ठीक, ये बिट्स चले जाएंगे एड्रेस में ए नॉट टू ए सेवन में, ठीक है। मतलब अभी जो ए डी नॉट टू ए डी सेवन में जो भी बिट आ रहा है वो होगा लोअर ऑर्डर एड्रेस, ठीक। इसी तरह से जब ए एल ई का वैल्यू 0 होगा या फिर जब ए डी नॉट टू ए डी सेवन में डेटा आएगा तो उस टाइम पे हमको ए एल ई को 0 करना पड़ेगा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर इंटरनली वो खुद करेगा, ठीक। तो जब ए एल ई 0 होगा, ए एल ई जब 0 होगा तो उस टाइम पर ए डी नॉट टू ए डी सेवन से जो भी डेटा आ रहा है, जो भी बिट आ रहा है वो कहाँ जाएगा, डी नॉट टू डी सेवन में, ठीक है। इस तरह से ए एल ई एड्रेस और डेटा इन दोनों को अलग करने का काम करता है। एक डीमल्टीप्लेक्सर बाहर लगाते हैं, ए एल ई जब 1 होगा तब ए डी नॉट टू ए डी सेवन से जो जा रहा है बिट्स वो लोअर ऑर्डर एड्रेस होंगे, ए नॉट टू ए सेवन होंगे, और जब ए एल ई 0 होगा तो फिर ए डी नॉट टू ए डी सेवन में जो भी बिट जा रहा है वो डेटा होगा, डी नॉट टू डी सेवन, ठीक। तो ए एल ई एड्रेस लैच इनेबल यूज टू डीमल्टीप्लेक्स ए डी नॉट टू ए डी सेवन। इफ़ ए एल ई इक्वल टू 1 ए नॉट टू ए सेवन सेलेक्ट होगा, ए एल ई इक्वल टू 0 तो डी नॉट टू डी सेवन सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट है आर डी बार या रीड बार। तो आर डी बार सिंपल है, बार जहाँ पर भी लगा है मतलब वो एक्टिव लो सिग्नल है। इसका मतलब वो अपना काम तब करेगा जब या तो वहाँ से लो सिग्नल जाएगा या उसको लो सिग्नल मिलेगा, ठीक है। आर डी बार एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल है, मतलब जब माइक्रो प्रोसेसर को रीड करना होता है, जब माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी से कुछ भी डाटा रीड करना होता है तो उस टाइम पर माइक्रो प्रोसेसर आर डी बार को लो कर देता है, 0 कर देता है। तो जब भी रीड करना होगा आर डी बार 0 हो जाएगा। इसी तरह से राइट बार, डब्ल्यू आर बार, ये क्या होता है, एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल। जब माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी में डेटा राइट करना होता है तो उस टाइम पर माइक्रो प्रोसेसर डब्ल्यू आर बार को लो करता है, 0 करता है, ठीक। इसी तरह से एक और पिन होता है आई ओ ऑब्लिक एम बार। आई ओ मतलब इनपुट आउटपुट, एम मतलब मेमोरी। तो अभी तक हम जो इंस्ट्रक्शन देखे हैं वो सभी मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है। इसके बाद इनपुट आउटपुट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस भी देखेंगे, सिर्फ 2 हैं, एक इन एड्रेस है और आउट एड्रेस है। तो बाकी सभी इंस्ट्रक्शन मेमोरी रिलेटेड हैं। तो आई ओ ऑब्लिक एम बार क्या होता है, आई ओ ऑब्लिक एम बार ये एक ही पिन है। अगर इसका वैल्यू 1 है मतलब इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन हो रहा है, यदि इसका वैल्यू 0 है मतलब मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक जितना भी इंस्ट्रक्शन हमने देखा है वो सभी में आई ओ ऑब्लिक एम बार 0 होगा, क्योंकि ये सभी मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशंस, मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक। सिर्फ इन और आउट इंस्ट्रक्शन में आई ओ ऑब्लिक एम बार 1 होगा, बाकी सभी में इसको 0 करके रखना है। नेक्स्ट है स्टेटस सिग्नल्स S1 और S0। S1 और S0 स्टेटस बताते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के कि वो कौन सा ऑपरेशन कर रहा है। तो यदि S1 S0 दोनों 0 हैं, S1 S0 दोनों 0 हैं मतलब नो ऑपरेशन, माइक्रो प्रोसेसर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब रीसेट रहता है हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर आइडल पड़ा रहता है, मतलब उस टाइम पे कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो S1 और S0 दोनों 0 होंगे, ठीक है। जब राइट करना है तब S1 0 होगा और S0 1 होगा। इसको याद रखेंगे, रीड और राइट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। S1 0 S0 1, ठीक। S1 आप पहले लिखो फिर S0 लिखो। तो 0 1 मतलब राइट, 1 0 मतलब रीड, इसको याद कर लेंगे। तो S1 0 S0 1 राइट ऑपरेशन, S1 1 S0 0 रीड ऑपरेशन, और S1 भी 1 है
एस नॉट भी 1 है तो ऑप कोड फैच। ठीक, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ऑप कोड फैच मतलब रीड करना ही है। लेकिन हम जब कोई भी नॉर्मल डेटा को रीड करते हैं तो वहाँ पर हम रीड वर्ड का यूज़ करेंगे। जब हम ऑप कोड को जब रीड करते हैं, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसका इंस्ट्रक्शन कोड, उसका ऑप कोड को जब रीड करते हैं हम, मतलब माइक्रो प्रोसेसर जब वो इसको रीड करता है तो उस टाइम पे उसे ऑप कोड फैच कहा जाएगा। और जब ऑप कोड को रीड करेंगे, रीड बार उस टाइम पर भी लो होगा जब नॉर्मल डेटा को रीड कर रहे हैं, रीड बार उस टाइम पर भी लो होगा जब ऑप कोड को रीड कर रहे हैं। लेकिन दोनों में से कौन सा नॉर्मल डेटा है और कौन सा ऑप कोड है, इंस्ट्रक्शन कोड है, ये कैसे पता चलेगा? स्टेटस सिग्नल से। ऑप कोड जब रीड करेंगे तब दोनों 1 हो जाएगा, S1 S0, और कुछ दूसरा डेटा रीड करेंगे तो S1 होगा 1 और S0 होगा 0। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। इसके बाद टाइमिंग डायग्राम स्टार्ट करते हैं।